नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली में फर्जी मतदाताओं को लेकर घमासान जारी। भाजपा ने फिर साधा केजरीवाल पर निशाना, कहा सत्ता बचाने की कर रहे हैं कोशिश। संजय सिंह, अनीता सिंह और सुनीता केजरीवाल के कई वोटर लिस्ट में नाम। देश के कई हिस्सों में अवैध बांग्लादेशियों पर कड़ा प्रहार। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली में बसाने वाले रैकेट का किया पर्दाफाश। वहीं लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर कार्रवाई करने के लखनऊ मेयर ने लिखा कलेक्टर को पत्र। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में किसानों की स्थिति पर जताई चिंता। सीएम आतिशी को लिखा पत्र। दिल्ली भाजपा ने कहा, आप सरकार किसानों को नहीं दे रही किसान का दर्जा। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा पंजाब सरकार का रवैया नहीं दिख रहा गतिरोध सुलझाने वाला। सोमवार तक मुख्य सचिव और डीजीपी को हलफनामा दाखिल करने को कहा। और बांग्लादेश की जेल में बंद चिन्मय कृष्णदास को नहीं मिली राहत। बांग्लादेश की चटगांव कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। 25 नवंबर 2024 को हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोटों का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया। भाजपा ने पोस्टर जारी कर कहा कि वोटों का फर्जीवाड़ा करके केजरीवाल सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने अपने पोस्टर में कहा है कि दिल्ली में केजरीवाल का नया खेल। साथ ही कहा, मकान मालिक को नहीं पता और उसके घर के पते पर सैकड़ों वोट बना दिए गए थे। इस ठग ने वो भी एक विशेष समुदाय के लिए किया। इन नए वोटरों की उम्र 40 साल से लेकर 80 साल तक के बीच बताई जा रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े पर कहा कि आप नेता संजय सिंह का नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में जिक्र करते हुए कहा कि राज्यसभा सांसद चुनाव अधिकारी को धमकाने का काम करते हैं। 2018 का एफिडेविट, जब संजय सिंह राज्यसभा में जाते हैं, इनका वोट हरिनगर विधानसभा में रजिस्टर्ड है। ये सरकारी एफिडेविट है कि हमारा नहीं है। लेकिन जब ये अपना एफिडेविट दे रहे थे, उस समय सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की इस वोटर लिस्ट में संजय सिंह का नाम है। एक व्यक्ति जो राज्यसभा सांसद में अपना शपथ पत्र दे रहा है कि मैं हरिनगर विधानसभा दिल्ली का निवासी हूं, उस समय उसका वोट सुल्तानपुर में नगर पालिका की परिषद की जो वोटर लिस्ट है उसमें भी दर्ज है। इनका मन नहीं भरता खाली हरिनगर से, फिर नई दिल्ली विधानसभा में अपना वोट बनवाते हैं। ये संजय सिंह, नई दिल्ली विधानसभा, और इसके साथ साथ दिल्ली में मन नहीं भरता, तिलक नगर में भी वोट है। ये नई दिल्ली, ये तिलक नगर। फर्जीवाड़ा देखिए इनका, झूठे मक्कार फर्जी लोग। बीजेपी ने आप सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह पर भी वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया। कैसे कैसे जिताएंगे भाई आम आदमी पार्टी को कि 30 तारीख को, जैसे हमने प्रेस वार्ता में भाभी जी का जिक्र किया और इनका जिक्र आया, 30 तारीख को आनंद फानन में जाकर अपना वोट शिफ्ट करने का आवेदन देकर आते हैं। 30 तारीख को मना करें संजय सिंह, नहीं किया। प्रेस में दावा करते हैं, अखबार की कटिंग दिखाइए, अखबार की कटिंग, पेपर कटिंग, कि 4 जनवरी 2024 में हमारा वोट सुल्तानपुर से कट गया है। ये अखबार में कटिंग, ये दावा किया हुआ है। एफिडेविट दिखाइए, 8 जनवरी 2024 को फिर शपथ पत्र देते हैं कि वोट नंबर 602 पार्ट नंबर 234 सुल्तानपुर में मेरा वोट रजिस्टर्ड है। अगर 4 जनवरी को कट गया था तो फिर 8 जनवरी को रजिस्टर्ड कैसे? अब संजय सिंह जी जरा बता दीजिए कि भाभी जी ने गलत शपथ पत्र क्यों दिया।
दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर की गई कार्रवाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने स्पेशल ड्राइव चलाई गई थी, जिस पर 3 स्तरों पर कार्रवाई की गई और एक के बाद एक फॉलोअप के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिल्ली में बसाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया गया। साथ ही पुलिस ने 7 घुसपैठियों को डिपोर्ट कर दिया और रैकेट चलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की। तो दिसंबर माह में स्पेशल ड्राइव चलाई गई थी कि दिल्ली में इलीगल इमिग्रेंट्स जो रह रहे हैं, स्पेशली बांग्लादेशी, उनको चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस श्रृंखला में हमने 2 मॉड्यूल पहले बस्ट किए थे, एक संगम विहार में जिसमें करीब 5 बांग्लादेशी डिपोर्ट कराए थे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी, और उसी FIR की फर्दर फॉलोअप में हमने 7 बांग्लादेशी अर्जनगंज फतेहपुर बीरी से गिरफ्तार किए थे और उनको डिपोर्ट कराया था। इन दोनों केसेस में जब फर्दर तफ्तीश की गई, टेक्निकल सर्विलेंस और एनालिसिस किया गया, उसी फॉलोअप एक्शन के तहत हमें एक और रैकेट मिला जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट भारत लाता था और वो यहाँ सेटल कराता था। देश में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस को मिली सफलता के बाद अब लखनऊ के मेयर ने लखनऊ कलेक्टर को पत्र लिखकर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में काफी समय से घुसपैठियों के अवैध प्रवेश की खबरें आती रही हैं। ऐसे अवैध प्रवेशों पर लगाम लगाने के लिए देश भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस मुद्दे पर जांच कराकर CSC सेंटर और अधिकारियों की मिली भगत के खिलाफ कार्रवाई की है। ताज़ा मामला लखनऊ का है, जहां इंदिरा नगर मोहल्ले में नगर निगम कर्मियों पर घुसपैठियों ने हमला कर दिया था। लखनऊ महापौर सुषमा खरवाल ने इस मुद्दे पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और पूरी झोपड़पट्टी को नगर निगम ने तोड़ दिया। महापौर ने इस मुद्दे पर राज्यपाल से बात की और जिलाधिकारी को पत्र देकर उनकी नागरिकता की जांच कराने की मांग की है। इसको लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन सख्त हो गया है। मैं DM साहब को एक लेटर दिया था अक्टूबर 2023 में कि लखनऊ में बांग्लादेशियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है। अब भी दिया है, लिखा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा तादाद में हो गए हैं। दिन में कूड़ा लेते हैं कॉलोनी से, शाम को चोरियां भी करते हैं। कई बार पकड़ में आ चुके हैं ये, और जिससे शहर को बड़ी समस्या है। इस विषय में मैंने पत्र लिखा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने किसानों के हित वाली केंद्र की योजनाओं को दिल्ली सरकार के द्वारा लागू न करने के लिए चिंता जताई है। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में केंद्र की कृषि योजनाएं लागू नहीं होने से किसान भाई बहन नर्सरी और टिश्यू कल्चर की स्थापना, रोपण सामग्री की आपूर्ति, फसल उपरांत प्रबंधन के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, नए बाग, पाली हाउस और कोल्ड चेन की सब्सिडी सहित अनेक योजनाओं के लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कृषि विकास योजना को लागू नहीं होने से कृषि मशीनीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य, फसल अवशेष प्रबंधन, परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि वानिकी और फसल डाइवर्सिफिकेशन के लिए सब्सिडी जैसी योजनाओं का लाभ दिल्ली के किसान नहीं ले पा रहे हैं। बीज ग्राम कार्यक्रम के दिल्ली में क्रियान्वयन नहीं होने से बीजों के वितरण, बीज परीक्षण, प्रयोगशालाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों की सहायता, बीजों की पारंपरिक किस्म के लिए सहायता और बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी जैसे लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। दिल्ली में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर सहित किसान उपकरण का पंजीकरण कमर्शियल व्हीकल श्रेणी में किया जा रहा है, जिससे किसानों को अधिक दाम देना पड़ रहा है। आपकी सरकार फ्री बिजली की बात करती है, लेकिन दिल्ली में किसानों के लिए बिजली की उच्च दरें निर्धारित कर रही है। यमुना से लगे गांवों में सिंचाई उपकरणों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिससे किसानों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है।
कृषि मंत्री ने पत्र में लिखा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसान कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए। किसान कल्याण सभी सरकारों का कर्तव्य है। दलगत राजनीति से उठकर आपकी सरकार को किसानों के हित में निर्णय लेने चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार को केंद्र की योजनाओं को लागू कर दिल्ली के किसानों को राहत प्रदान करनी चाहिए। भाजपा ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने देश भर के किसानों को सम्मान निधि देती है, जबकि दिल्ली की सरकार की नीति की वजह से यहाँ के किसानों को ये फायदा नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जिसका आधार ही झूठ है और लूट है। हम देश के हर किसान को किसान सम्मान निधि देते हैं, लेकिन दिल्ली के किसान को नहीं मिल सकता क्योंकि उनको किसान का दर्जा ही नहीं प्राप्त है। किसान अपने सर्कल रेट को बढ़ाने के लिए धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। वो लोग केवल बातों की बात करते हैं, हम लोग कार्य करके लोगों को खुशियां दे रहे हैं और वो खुशियां और बढ़ने वाली। जेल में कैदियों के साथ अब कोई जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2024 के आदेश के मद्देनजर कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव पर ये बदलाव किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेलों में कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर भेदभाव और वर्गीकरण की जांच करने के लिए जेल नियमावली में संशोधन किया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जेलों में जाति आधारित भेदभाव को दूर करने और आदतन अपराधी की मौजूदा परिभाषा को बदलने के लिए मॉडल जेल मैनुअल 2016 और मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम 2023 में संशोधन किया है। इसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बदलावों पर ध्यान देने और सभी निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कारागार नियमावली में किए गए नए संशोधन के अनुसार जेल अधिकारियों को सख्ती से ये सुनिश्चित करना होगा कि कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव न हो। इसमें कहा गया है कि ये सख्ती से सुनिश्चित किया जाएगा कि जेलों में किसी भी ड्यूटी या काम के आवंटन में कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव न हो। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि हाथ से मैला उठाने वालों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रावधानों का जेलों और सुधार संस्थानों में भी बाध्यकारी प्रभाव होगा। इसमें कहा गया है कि जेल के अंदर हाथ से मैला उठाने या सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर पंजाब सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार का रवैया इस मामले में गतिरोध सुलझाने वाला नहीं दिख रहा है। पंजाब सरकार के अधिकारियों की ओर से मीडिया में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि मानो कोर्ट डल्लेवाल का अनशन तुड़वाना चाहता है। हम पहले भी साफ कर चुके हैं कि हमें डल्लेवाल के अनशन पर आपत्ति नहीं है। हमारी चिंता उन्हें मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने को लेकर है। वो मेडिकल सहायता लेते हुए भी अनशन जारी रख सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार डल्लेवाल को समझाने में नाकाम रही है। कोर्ट ने अपनी ओर से किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के अनुरोध पर डल्लेवाल को मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश पर अमल के लिए और वक्त दिया है। कोर्ट ने सोमवार तक चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सोमवार को कोर्ट अगली सुनवाई होगी। तीर्थराज प्रयाग का महाकुंभ मेला शुरू होने जा रहा है। तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। देश ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। अनुमान है कि इस बार कुंभ मेले में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आस्था की नगरी में डुबकी लगाएंगे। पूरे मेले को स्वच्छ बनाने के लिए और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक नए अभियान को शुरू किया है। इस अभियान का नाम एक थाली एक थैला स्वच्छ महाकुंभ, भव्य महाकुंभ और प्रदूषण रहित महाकुंभ है। इस अभियान के माध्यम से पूरे देश के श्रद्धालुओं ने थाली और थैली का दान किया है और जो कुंभ मेले में सभी तीर्थयात्रियों को वितरित की जाएगी। अभियान का मुख्य उद्देश्य गंगा की पावन तपोस्थली को और गंगा को दूषित होने से बचाना है।
राजेंद्र आर्लेकर ने तिरुवनंतपुरम में आज केरल के राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। आरिफ मोहम्मद खान ने पटना में बिहार के राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको शपथ दिलाई। वह राज्य के 42वें गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ अन्य मंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह से पहले आरिफ मोहम्मद खान ने पटना के बासघाट पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित की। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार के तांदी गांव में लगी आग से 17 मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। इनके अलावा 6 गौशालाएं भी आग की चपेट में आ गईं। प्रशासन ने फिलहाल 10 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान का आकलन किया है, जबकि नुकसान बढ़ सकता है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों को 15-15 हज़ार रुपए की फौरी राहत दी है। इसके अलावा प्रभावित परिवारों को प्रशासन की ओर से कंबल, बर्तन, रजाई सहित अन्य ज़रूरी सामान भी उपलब्ध कराया गया है। जानकारी के अनुसार ये आग एक गौशाला से शुरू हुई और फिर फैलती हुई मकानों तक पहुंची। हालांकि अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन सूखी घास व लकड़ी के चलते आग काफ़ी तेज़ी से फैली और 17 मकान इसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में किसी भी प्रकार का जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन प्रभावित परिवारों का घर समेत सारा सामान जलकर खाक हो गया है। कुल्लू में भीषण आग में 17 मकान जलकर राख हो गए हैं, जिसमें 6 गौशालाएं भी आग की चपेट में आईं और वो भी राख हो गईं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है और इस घोषणा के तहत 4 खिलाड़ियों को पुरस्कार मिलेगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और इसमें 4 खिलाड़ियों को पुरस्कार मिलेगा। इस खबर पर गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अपडेट चाहेंगे आपसे। 4 खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाएंगे, वो कौन खिलाड़ी हैं? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का ऐलान जो है वो खेल मंत्रालय के द्वारा कर दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहला जो नाम है वो कहीं ना कहीं डी गुकेश का है, जिन्हें शतरंज से जो है वो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा, यानी कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा हॉकी से हरमनप्रीत सिंह का नाम है और उसके बाद शूटिंग में जिस तरह से उन्होंने नाम रोशन किया था मनु भाकर का, तो उनको जो है वो ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रवीण कुमार जो हैं वो पैरा एथलेटिक्स से हैं। तो यानी कि इस बार वो नाम है जिन्होंने विश्व स्तर पर देश का न केवल नाम रोशन किया बल्कि अपने खेल से एक नई दिशा भी दी अपने अपने खेलों को। अगर बात करें डी गुकेश की, तो जिस तरह से वो वर्ल्ड चैंपियन बनकर के आए, महज 18 साल की उम्र में उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लिरेन को जिस तरह से हराया और जिस तरह से अपने आप को सामने रखा, वो जो है उसने एक पूरा विश्व पटल पर शतरंज के खेल को बदल कर रख दिया। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से शतरंज ओलंपियाड में भी डी गुकेश जो है वो लगातार सफलताओं के एक नए शिखर पर जो है वो विराजमान होकर के सामने आए थे। इसके बाद अगर बात करें तो हरमनप्रीत सिंह, जिस तरह से वो भारतीय हॉकी टीम की लगातार कप्तानी करते आए हैं और अपनी कप्तानी में टीम को लगातार जो कहना चाहिए जो सफलताओं का जो एक नया दौर है वो दिखाते आए हैं, तो उसकी जो कहीं ना कहीं जो एक अवार्ड है वो उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में उन्हें सामने देखने को मिला है। जबकि अगर बात करें तो मनु भाकर की, तो मनु भाकर का अपना एक अलग ही एक कहना चाहिए जो एक उनकी जो नाम रहा है ओलंपिक में, खास तौर से पेरिस ओलंपिक में हम सब जानते हैं कि किस तरह से वो एक कहना चाहिए कि उन्होंने एक परिभाषा जो है शूटिंग के खेल की उसको बदल करके रख दिया था और उन्होंने जिस तरह से मेडल्स की जो झड़ी लगाई थी और पहला मेडल भी जो है वो उन्होंने देश को दिलाया था। तो
ये सब जो कहना चाहिए कि जो इन खिलाड़ियों के द्वारा जो अर्जित की गई जो उपलब्धियां हैं वो जो है वो इन्हें अब कहीं ना कहीं इस तरह से इनके नाम को भी एक नया आकार भी दे रही हैं, इनके नाम को साकार भी कर रही हैं, साथ ही साथ इन्हें और ज्यादा जो है वो प्रेरित कर रही हैं कि वो लगातार खुद को आगे बढ़ाएं और इस खेलों में जहां पर भी जिन खेलों में भी वो अपने आप को लगातार आगे रख रहे हैं, जिस तरह से वो लगातार खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, वो न केवल खुद को आगे बढ़ाएं बल्कि इन खेलों में बाकी जो युवा जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए भी एक नया रास्ता खोलें। तो ये एक बड़ी कहना चाहिए एक बड़ा कदम जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। और खेल मंत्रालय ने जिस तरह से हर खिलाड़ी की एक स्क्रूटनी होती है, जिस तरह से एक खिलाड़ी को देखा जाता है कि किस तरह का उसका जो प्रदर्शन है वो लगातार किस तरह से पिच कर रहा है, तो ये 4 जो नाम है पैरा एथलेटिक्स से जिस तरह से प्रवीण कुमार है, तो खुद कहीं ना कहीं ये वो नाम थे जिन्होंने अपने आप को इन कहीं ना कहीं इस पुरस्कार के इन्होंने पीछे नहीं कभी ये भागे, बल्कि इन्होंने अपने खेल पर सबसे ज़्यादा फोकस किया और अपने आप को लगातार ये जो है वो आगे बढ़ाते रहे और उसी की कीमत उन्हें इस रूप में देखने को मिली है। जी गौरव, ये चारों ही खिलाड़ियों को जो पुरस्कार मिलने जा रहा है ये सिर्फ एक तरह से हम ये नहीं कह सकते कि देश के खिलाड़ियों का सम्मान हो रहा है, लेकिन देश में जो खेल को लेकर पूरी उस सोच में एक बड़ी तब्दीली हमने देखी और उस तब्दीली का नतीजा हुआ कि डी गुकेश जैसे खिलाड़ियों के साथ आज युवा अपने आप को जोड़ के देखता है, उस भविष्य के साथ जोड़ के देखता है, शतरंज जैसे खेल के साथ। आज इन पुरस्कारों की घोषणा के बाद हालांकि इन उपलब्धियों पर यह माना जा रहा था कि इस तरह के बड़े पुरस्कारों के लिए अब दोनों ही खिलाड़ी, अगर मनु भाकर या यूं कहें चारों खिलाड़ी कहीं ना कहीं पूरा दावा ठोक सकते थे कि इतनी बड़ी उपलब्धि पे इस पुरस्कार के लिए इनके नाम जरूर चयनित होंगे। बिल्कुल ऋतु, अक्सर ये होता है कि हम देखते हैं कि खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं, उनका परफॉर्मेंस भी जो है वो निकल करके सामने आता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक कहना चाहिए जो एक बदलाव, जो एक चेंज लाना चाहिए, क्योंकि ये पुरस्कार जो होते हैं वो सिर्फ एक खिलाड़ी के प्रदर्शन के आधार पर नहीं बल्कि ये भी देखा जाता है कि उस खिलाड़ी ने किस परिस्थितियों के बीच में, किन परिस्थितियों के बीच में और क्या कुछ उसका लगातार क्या कुछ ग्राफ रहा है, किस तरह की मुश्किल परिस्थितियों के बीच में वो देश के लिए जो है वो मेडल जीत के ला रहा है या किस तरह से कामयाबी लेकर के आ रहा है। तो ये जो 4 खिलाड़ी हैं, अगर सबसे पहला नाम आए तो डी गुकेश की अगर बात करें तो डी गुकेश ने शतरंज के खेल को पूरी तरह से बदल के रख दिया। उन्होंने जिस तरह से 18 साल की महज छोटी सी उम्र में सबसे युवा चैंपियन जो है वो वर्ल्ड के चेस चैंपियनशिप का सबसे युवा चैंपियन जो है वो बन करके सामने आए। और सामने कौन था? चीन के डिंग लिरेन थे जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थे, जिनको अनुभव भी ज्यादा था, जिनको इन परिस्थितियों के बीच में किस तरह से जब जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के जो फाइनल होते हैं उसमें किस तरह से एक एक चाल चलते हैं उसका भी बहुत अच्छे तरीके से उनको अंदाजा था। लेकिन वहां पर डी गुकेश ने अपनी काबिलियत को रखा और उन्होंने इस बात को सामने रखा कि किस तरह से उन्होंने इसके लिए जो शुरुआत से जो एक मेहनत होती है, जिस तरह से शुरुआत से किस तरह से अपने आप को बैकग्राउंड से उठा करके सामने रखना, लगातार चेस की बारीकियों को समझना और इस कड़ी में उन्होंने इस बात को भी रखा कि बहुत सारे दौर एक ऐसे भी आए थे जब केवल ऑनलाइन ही जो थे वो अपने आप को वो सामने रख पाए थे। तो उन सब परिस्थितियों के बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप का जब वो उन्होंने इस खिताब को जीता तो ये उनके एक केवल उन्हीं के लिए बदलाव का दौर नहीं था बल्कि एक पूरे जिस तरह से एक चर्चा उठी कि शतरंज में हम किस तरह से अपने आप को लगातार नए आयाम जो है वो स्थापित कर रहे हैं और शतरंज का खेल अब जो है वो एक बिल्कुल बदली हुई परिस्थितियों के बीच में सामने देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लगातार ग्रैंड मास्टर्स जो हैं वो पैदा करते जा रहे हैं और यही वजह है कि एक वर्ल्ड की जो सुपर पावर कहना चाहिए तो आज हम शतरंज में कहीं ना कहीं एक सुपर पावर के तौर पर सामने हैं। बात करें शूटिंग की तो मनु भाकर ने अपने खेल से पेरिस ओलंपिक, क्योंकि ओलंपिक एक मंच होता है जहां पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी होती हैं, तो उस मंच पर जाकर के 3 मेडल लेकर के आना और पहला मेडल जो था वो शूटिंग से ही आया था जिसे मनु भाकर ने ही पूरा किया था। तो उसके लिए उन्होंने जो मेहनत की थी वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल से थी जिसमें खेलो इंडिया का भी एक बहुत बड़ा योगदान था। जी रितु। बिल्कुल गौरव, देश के युवाओं के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा, चारों ही खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस पर पूरी जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।